नमस्कार। मैं चंडी कुमार आज हूँ पटना में, लेकिन पटना में मैं जहाँ पे हूँ उनकी अगर बात करें तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अगर बात की जाए पैसे से शिक्षा में इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वर्तमान में शिक्षक हैं, विभाग शिक्षक ऐसे जिनके ऊपर में 3 बार 353 की धारा लग चुकी है। सरकार उनको पता नहीं कब क्या बोल दे। जो शिक्षक हैं वो शादी नहीं करने से डरते हैं। उनकी विभाग ऐसी कहीं भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बड़ी ही बच्चे उनकी सराहना करते हैं। जी, जहां तक बात की जाए वर्तमान में लगभग लाखों उनके फॉलोअर हैं जो यूट्यूब पे उनकी खुद की अपनी चैनल है। जी, मैं जो बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं, शिक्षक इंजीनियर एस के झा सर के बारे में बात कर रहा हूं। आइए बात करेंगे एस के झा सर से इंजीनियरिंग करने के बाद कैसे वो शिक्षक के तौर पे आ गए, जहां तक कि वो शिक्षा लाइन में कैसे आ गए। मैं मिलाता हूं आपको ऐसे पर्सनालिटी से, ऐसे शख्स से जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। आज मेरे चैनल के द्वारा आप उनको देखेंगे। बात करते हैं एस के झा सर से। सर नमस्कार। मैं चंडी कुमार अपने न्यूज चैनल की तरफ से और अपने तरफ से आपके तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का भी हम आभार प्रकट करेंगे और हम चाहेंगे कि आपको सब लोग सपोर्ट करें, इसलिए कि आपका जो जुनून, आपका जो जोश है बड़ा अच्छा लगा हमको और चाहेंगे कि ऐसे लोग समाज में उभर कर सामने आए और समाज में जो नैतिक परिवर्तन है उस पर काम करें। सर, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर शिक्षक बन जाना, ये कैसे हुआ? देखिए सर, ऐसा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम सर का कहना था, रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन। पढ़ना सिर्फ फैक्ट को सीखना नहीं है, वो ब्रेन को ट्रेंड करना। जब आप किसी भी प्रकार की शिक्षा लेते हैं तो वो आपके ब्रेन को ट्रेंड करता है। जैसे अगर आप 1/v + 1/u और 1/f को प्रूफ करते हैं जो कि ऑलरेडी प्रूफ। हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्यों प्रूफ करते हैं जबकि ऑलरेडी प्रूफ। उन्होंने कहा कि जब आपको मंजिल का पता हो, हमने चलना भी सिखा दिया, हम ये देखते हैं कि आप चल पाते हैं। तो पढ़ना एक ब्रेन को ट्रेंड करना, दोनों बात बराबर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा होता, मैं कर भी रहा, लेकिन वहां हमको कोई थैंक यू नहीं बोलना और हमको थैंक यू की आदत बचपन से ही। तो मुझे लगा कि यार यहाँ कंपनी में मशीन तो बोल देंगे नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो कोई तो होना चाहिए जो थैंक यू बोले। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को पढ़ा बहुत अच्छे से करता हूँ और शिक्षा जो कि बहुत महंगी थी, मैंने कोशिश किया कि उसको समाज की अंतिम पंक्ति तक, जो लोग बहुत कमजोर हैं पढ़ने में, वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए कैसे काम किया जाए। मैंने इसीलिए इस काम को चुना और आज थैंक यू की जो मेरी आदत थी वो इस प्रोफेशन के कारण बरकरार है और कोशिश करेंगे वो बरकरार। जहां तक शिक्षा की बात की जाए सर, तो पुराने तौर तरीके के हिसाब से कहीं ना कहीं एक रूम में बैठा करके टेबल, डेस्क, बेंच, इनके ऊपर पढ़ाई करवाना, लेकिन आपने एक नया तरीका अपनाया। कहीं गंगे के किनारे बैठ करके पढ़ाते हैं, कभी किसी जगह पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये कैसा, किस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं? देखिए है क्या, पढ़ाई को आप बर्डन लेके पढ़िएगा तो नहीं होगा। पढ़ाई को उत्सव बनाने की जरूरत है, पढ़ाई को उल्लास बनाने की जरूरत है। और पढ़ाई और पवित्रता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, वैसे ही पवित्रता और गंगा एक दूसरे के पर्यायवाची। तो मैंने इसीलिए गंगा घाट को चुना था कि पढ़ाई वहां एक उत्सव भी बनेगा और पढ़ाई का पवित्रता से मिलन भी होगा, इसलिए मैंने उसको चुना था। और बच्चों ने उसको बहुत प्यार दिया, लोगों ने उसकी बहुत सराहना की। काम का नाम हो रहा था, वो अलग बात था कि उस काम से मेरा नाम जुड़ा। मैंने कोशिश की और लोगों ने उसकी सराहना की, इसके लिए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे ताकि लोगों की थैंक यू हम तक।
आपके ऊपर में एक नहीं, दो नहीं, 353 की धारा लगी है। इसकी क्या वजह? देखिए, कहते हैं अगर आप पहाड़ पे चढ़िएगा तो ठोकरें मिलेंगी, चढ़वे नहीं कीजिएगा ठोकर नहीं मिलेगा। जो लोग बैठे हुए हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं, चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको ठोकरें नहीं मिल रही है। हमने चढ़ने की कोशिश की, आज आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल आपको भी ठोकर मिलेगी। लेकिन ठोकरों से हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग चढ़ने वाले लोग हैं। मंदिर पे चढ़ेंगे, छोटी मोटी ठोकरें आती जाती रहती है, कभी कभी मन तो विचलित होता है, क्योंकि परिवार हमारा भी है, परिवार के लोग हमारे भी विचलित होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं ऑल इज वेल और आगे की ओर करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी मंजिल को चंद ठोकरों की वजह से छोड़े नहीं, और जो एक जीवन का मकसद हमें मिला है उसको प्राप्त करने में हर वो कोशिश करें जो हम कर सकते हैं। तो उसमें कहीं पे भी केस में कोई दम नहीं है। मैंने वकील साहब से भी बात किया, कन्वेंशनल स्टेटमेंट है, जो कि सरकार, पुलिस प्रशासन को ये राइट होता है कि उनके पास ये राइट है कि वो किसी का भी नाम लिखेंगे जिसने ये बात बताई और साइन करके वो दे देंगे, तो एफआईआर दर्ज होगा। जबकि जो लड़का था वो तो ये खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं वहाँ गया था प्रोटेस्ट, तो ये बात कैसे बोलेगा कि मैं झारखंड को बोला? मैंने किसी को कभी नहीं बोला, ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात है। लेकिन कोई बात नहीं, मिलकर लड़ेंगे। हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा है, तो मामला न्यायालय में है और माननीय न्यायालय पर भरोसा है, तो मिलकर लड़ेंगे और झुकेंगे। अफसोस होती है ऐसी सरकारी तंत्र पे, ऐसी व्यवस्था पे, जहां पे ऐसे ऐसे शिक्षक जो समाज की भलाई करते हैं उनके ऊपर में 353 जैसी धाराएं लगा जाती है, जहां पे शिक्षा की जोत जगाई जाती है, जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल करते हैं उनके ऊपर में 353 जैसी धाराएं, मतलब संदिग्ध अपराध जिनको की 2 साल की कभी भी कड़ी सजा दी जा सकती है। निवेदन है भारत सरकार से, बिहार सरकार से और समाज में इस तरह की कुरीति करने वाले, निवेदन करता हूं जो भी शिक्षक हैं उनके लिए कम से कम इस तरह की धाराएं ना हो। सर, जहां तक मुझे जानकारी मिला कि आप सुपौल जिला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, सुपौल से पटना तक का सफर, पटना तक का जर्नी वो कैसे थे? बहुत आसान हो जाता है तब जब आप अंदर से ईमानदार हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप किसी भी सफर को तय कर सकते हैं। एकमात्र कंडीशन है ईमानदारी, मेहनत। ये बोलने की बातें हैं, लोग बोल देते हैं, लेकिन जब आप करिएगा ना तो मंजिल भी आपके सामने झुक कर कहेगी क्या आप पिछले गले। बहुत आसान है, कोशिश बस यही करनी है कि मंजिल सबको पता है, सब तय भी करते हैं, लेकिन बस पहुंच नहीं पाते हैं। उसका रीजन यही है कि लोग मेहनत करने से पीछे भागते हैं, ईमानदारी को बीच रास्ते में खो देते हैं। आप इन सब चीजों पे आप वर्कआउट कीजिए, आपको आपकी गलती जरूर है। जहां तक शिक्षा की बात की है सर, तो पुराने तौर तरीके के हिसाब से कहीं ना कहीं एक रूम में बैठा करके टेबल, डेस्क, बेंच इनके ऊपर पढ़ाई करवाना, लेकिन आपने एक नया तरीका अपनाया। कहीं गंगे के किनारे बैठ करके पढ़ाते हैं, कभी किसी जगह पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये कैसा, किस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं? देखिए, है क्या, पढ़ाई को आप बर्डन लेके पढ़िएगा तो नहीं होगा। पढ़ाई को उत्सव बनाने की जरूरत है, पढ़ाई को उल्लास बनाने की जरूरत है। और पढ़ाई और पवित्रता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। वैसे ही पवित्रता और गंगा एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो मैंने इसीलिए गंगा घाट को चुना था कि पढ़ाई वहां एक उत्सव भी बनेगा और पढ़ाई का पवित्रता से मिलन भी होगा। इसलिए मैंने उसको चुना था और बच्चों ने उसको बहुत प्यार दिया, लोगों ने उसकी बहुत सराहना की। काम का नाम हो रहा था, वो अलग बात था कि उस काम से मेरा नाम जुड़ा। मैंने कोशिश की और लोगों ने उसकी सराहना की, इसके लिए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे ताकि लोगों की थैंक यू हम तक। सर, पूर्व से लेकर के और लगभग साल 2 साल पीछे तक बच्चों के जहन में केवल नौकरी 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 की जो है सो शिक्षा के तौर पे जो है सो भी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है केवल नौकरी क्रिएट करना है, नौकरी देने वाला कब शिक्षा होगा।
है क्या, अब शिक्षा को आप नौकरी से मत जोड़ो। आप शिक्षा को पैसे से मत जोड़ो। शिक्षा एक अलग चीज है। आप ये समझिए कि शिक्षा हर आदमी के लिए जरूरी है, नौकरी हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है। तो हर चीज, शिक्षा को आप हमेशा पैसे से मत जोड़े। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, शिक्षा को कभी नौकरी या पैसे से न जोड़े। शिक्षा एक अलग चीज है। आप उसको बस आप ये सोचिए, कहते हैं कामयाब इंसान बनिए, कामयाबी छक मार के आपके पीछे है। जरूरी नहीं कि आप नौकरी कीजिए। मैं कहाँ नौकरी करूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ काम। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने जीवन में कामयाबी की कुछ सीढ़ियां चढ़ चुके हैं और उनके पास नौकरी नहीं है। तो आप कामयाब इंसान बनिए, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएंगे। और ये जब तक आप सोचते रहिएगा पढ़ाई, नौकरी, पैसा, ये कभी आपके अंदर पहली ही चीज नहीं आएगी, वो है पढ़ाई। तो दूसरी नौकरी और पैसा कभी नहीं आएगा। जो दूर से दूर है, जो शिक्षा व्यवस्था से कटे हुए बच्चे, जिनके पास दूर दूर तक शिक्षा की झलक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे सब उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे और उन बच्चों के लिए शिक्षा का क्या जरूरत है? ठीक है, अभी ये लड़का अभी देख रहे होंगे, ये अभी आया है, तो हम कल रात में 12 बजे फोन किए, इसको कहीं पढ़ना है और ये लगभग 90 कितना % मार्क्स है बाबू, 93.2% मार्क्स। और इसने कहीं एडमिशन लिया था और इसके पास कुछ ही पैसे थे। अब इनके पास पैसे नहीं है। ये लगभग 30 to 40% पैसा जमा किया था, लेकिन अब और ये घर चला गया क्योंकि इसके पास रेस्ट ऑफ द मनी नहीं। मैंने रात में कल 12 बजे जहाँ इसका एडमिशन था, मैं उन्हीं के जो ऑनर थे उनके साथ बैठा हुआ था। मैंने इस बच्चे की कहानी उनको सुनाई, तो उन्होंने कहा कि सर आप अपना उस बच्चे का डिटेल हमको दे दीजिए और इससे हम 1 भी रुपया नहीं लेंगे। आज हम इसको बुलाएं और ये बच्चा, चूंकि ये मेरा छात्र भी नहीं है, ये मेरे मतलब हम जिस चीज की पढ़ाई करवाते हैं ये वो भी नहीं है, ये नीट और जेईई की पढ़ाई करने के लिए इतना उत्सुक है कि इसके पास पैसे नहीं है कि पढ़ेगा। लेकिन मैंने हर संभव 100% रात में इसको 12 बजे फोन किया और आज ये बैग एंड बैगेज पहुंचा, ये पटना छोड़ चुका है। आज हम इसको बुलाएं और इसकी फीस लगभग 40,000 है और अब इसको 1 भी रुपया नहीं है। और ये बच्चा फिर से जो 1 महीने के लिए इसका सपना टूट चुका था, 1 महीने से 1 लाख नहीं कर पा रहा था, अब ये फिर से कल से शिक्षा व्यवस्था में अभी जहां तक देखा गया कि जनरली लूट खसूट ज्यादा हो रही है। एसके झा सर विकलांगों से फीस नहीं लेते, लड़कियों से फीस नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी आपने दिखाया, उनसे फीस नहीं लेते। एसके झा सर शिक्षा व्यवस्था में किस तरह की बदलाव लाना चाहते? देखिए, जैसे आप एक वर्ड यूज के लूट खसोट या कुछ लोग माफिया जैसा वर्ड यूज जी, पहले के जमाने में भी ऐसा होता था कि देखिए शिक्षक की भी अपनी आवश्यकताएं थी। आप जहाँ बैठे हुए हैं सर, यहाँ 6x3 के कमरे का रेंट 2,000, हमारा लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का पर मंथ का जीएसटी जाता है भारत सरकार। पर मंथ की बात हम बता रहे हैं, हर महीने 4 इंदिरा आवास के बराबर पैसा देते हैं हम, और हर साल 50 घर बनवाते हैं। दूसरी बात कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, 150 लोग यहाँ काम करते हैं, 30 से 35 टीचर यहाँ काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन्वर्टर का कॉस्टिंग, जनरेटर का कॉस्टिंग, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चलते, एक एक चीज को एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करते, उन सब की कॉस्टिंग होती है। पहले के जमाने में जब एकलव्य ने का अंगूठा गुरु जी ने मांग लिया, वो भी गुरु दक्षिणा था। आज कम से कम शिक्षक 100 रुपए में, मैं 99 रुपए में भी कोर्स पढ़ा, 10 रुपए का भी मेरे सेंटर पे बैच और 10,000 का भी बैच। मैं आज के शिक्षक उस युग के शिक्षक से अच्छे हैं, कम से कम अंगूठा नहीं मिलता, मात्र 99 रुपए में, जो कि 1 प्लेट खाने का दाम भी नहीं, उतना में हम लोग पढ़ा दें। आप 4 कप चाय पीजिएगा, उतना में हम 100 घंटा। और रही बात गुरु दक्षिणा, वो आपको देनी पड़ेगी, हर हाल में देना। ये काम आपके पिताजी का,
जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हाँ कुछ बच्चे हैं जिनकी मजबूरियां भी हैं, उसको भी हम लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ पिताजी हैं, अगर आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपका काम है कि उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना, गुरु जी का काम है गुरु दक्षिणा लेके उसको पढ़ाना। लेकिन हम हर उस बच्चे को कंसीडर करते हैं जिस बच्चे को दिक्कत है, जो बच्चा आज ये बच्चा फीस पे नहीं कर पा रहा है, तो मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में भी इसकी मदद करूँ। अगर कोई दिव्यांग है वो फीस पे नहीं कर पा रहा है, 1 रुपया नहीं दे। अगर कोई लड़की है वो फीस पे नहीं कर पा रही, या कोई लड़का है जो दिव्यांग नहीं भी और फीस पे नहीं कर पाता, मैं उससे फीस नहीं देता। किसी को मैं 2000 में भी पढ़ा देता हूँ, किसी को 10,000। जो सबल लोग हैं उनको दुर्बलों के लिए आगे आना, उनको मदद करनी होगी, तब ये व्यवस्थाएं चल पाएंगी। नहीं तो वही सरकारी स्कूल वाला मामला हो जाएगा। कहा आज एक पंखा क्लासरूम का और एक लाइट जलता है। अगर हम लोग इकोनॉमिकली बच्चों से जो फीस है वो नहीं लेंगे तो शायद कोई पंखा, शायद कोई बल्ब चलेगा और शायद ही डिजिटल बोर्ड चलेगा। सर आप इकोनॉमिकल फीस लेते कहाँ? मैंने खान सर का एक वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था कि मैं 300 रुपये अगर फीस लेता हूँ तो उसमें से लगभग मेरे पास 90 रुपये आता है। हाँ सही बात। जहां तक पूरे प्रदेश के अंदर में, बिहार क्या पूरे भारत की बात किया जाए, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं, शिक्षा पे जीएसटी, ये कहां तक जाएगा? 18%। भारत सरकार से कहना चाहेंगे पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, खाने पे जीएसटी लगा दिए। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा ये कहां तक जायज है कि शिक्षा पे जीएसटी है? कहीं से भी देखिए, अरुण जेटली साहब उस टाइम वित्त मंत्री थे, उन्होंने लिखा कि शिक्षा को जीएसटी से मुक्त किया जाए। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा कोचिंग संस्थान को छोड़। अब आप समझिए, क्या कोचिंग संस्थान वाले लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं? हम लोग यहाँ दारू बेचने का धंधा करते हैं, हम लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं, और आपकी सरकारी स्कूल से कई गुना अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे। हम सभी लोगों का आदर करते हैं। एक ही नारा है हमारा, लड़ना और पढ़ाना, दोनों काम करेंगे वो भी साथ। मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा था सर कि समुद्र के पानी को अगर रिफाइन करके पिया जाए तो बोतल का पानी पीना काफी दूर तक होगा। ये कैसे संभव? देखिए वो ये तो साइंस की बातें हैं। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, उस पर हमने बात की थी। तो डिस्टिलेशन के द्वारा बहुत सारी बातें हैं। देखिए मेरे ख्याल से मनीष कश्यप से हाँ, की बात। देखिए है क्या, बहुत ज्यादा हम लोग डेवलप नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वही डेवलप नहीं है, उसके लोग डेवलप नहीं। आप जब आज के पुलिस वालों से जाके बात कीजिएगा कि मेरा पैसा जो फ्रॉड हो गया, तो कहेंगे मेरा भी हो गया, देखिए कोई जुगाड़ है। इसका मतलब लोग एडवांस नहीं है। इन सब चीजों में बदलाव लाना होगा। आप भी बदलिए, हम भी बदलेंगे। आइए मिलकर बिहार बदल, हम लोग एक योगदान देंगे, बिहार बदलेंगे। अवश्य बदलेगा सर बिहार। बिहार बदलने में जितनी सहयोग होगी हम सब करेंगे। लेकिन सर सहयोग से पहले एक सवाल और पूछेंगे। एसके झा सर शादी कब करेंगे? ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है। बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। आप सभी दर्शकों को भी आमंत्रित करेंगे और आपको एक स्पेशल आमंत्रण हमारे तरफ से जाएगा। बहुत जल्द हम वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। बस तलाश है एक अच्छी सी, सुंदर सी, प्यारी सी फीमेल पार्टनर का। कोशिश करेंगे कि जब वो हमारी जीवन संगिनी जब हमारे साथ हो तो हम वैवाहिक बंधन में बंधे। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द आपके लिए, बहुत जल्द सबों के लिए खुशखबरी होगी। और खास करके मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि एक अच्छी सी जीवन संगिनी मिले और मैं उनके साथ जो बेटर हाफ जिसको आप कहते हैं वो हमारा, मैं भी अधूरा हूँ, मैं कब पूरा होता हूँ उसी की तलाश में मैं भी हूँ। और बहुत जल्द शायद ये तलाश पूरी हो जाएगी, ऐसा उम्मीद है। हो सकता है सवाल के सिलसिला जारी हो, लेकिन एक सवाल सर और, उन बच्चों के लिए जो बच्चे 18 से 20 साल के ऊपर उम्र के अंदर में नशा जैसी विसंगति से जुड़ जाता है, उसके लिए एसके झा सर क्या करना चाहिए? उसको शिक्षा से जोड़ना होगा। आप शिक्षित हो जाइएगा तो आप नशा से खुद दूर हो जाइएगा। शिक्षित बनिए, समाज को शिक्षित बनाइए, खुद भी बनिए, समाज को भी शिक्षित बनाइए। धीरे धीरे ये विसंगतियां खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे। हम लोग, आप लोग मिलकर प्रयास करेंगे, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। आने वाले 5 साल में हमारा बिहार बदलेगा, ऐसा हमें उम्मीद। आने वाला 5 साल में हमारा बिहार
बदलेगा ऐसा उम्मीद है। ये केवल एक आदमी की बात नहीं है, ये हम आप और इस चैनल के माध्यम से या जहां पर भी आप समझते हैं, जहां भी देख रहे हैं, उनके ऊपर में जिम्मेवारी बनती है बिहार को सुदृढ़ बनाना। गौर कीजिएगा, जहां बिहार से आदमी पलायन होती है, बिहार में रोजगार की आवश्यकता है, बिहार में शिक्षा की दर बदर गिरती हुई स्थिति को ऐसे शिक्षक, खान सर जैसे, गुरु रहमान जैसे शिक्षक ऊपर डेवलप कर रहे हैं। उन शिक्षा के स्तर को आप बच्चों जरूर पकड़िए और अपने स्रोत को पकड़िए, आगे भविष्य को उज्जवल कीजिए। मैं चंडी कुमार इन्हीं के साथ कड़ी में फिर बात सवाल होगा, अगले समय का इंतजार। थैंक यू।